आह जेठ जी, आज आपने मुझे वाकई ठंडा कर दिया। आपने मुझे वो मज़ा दिया जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से तड़प रही थी। मेरा चेहरा तकिए में धंसा हुआ था और मैं बड़बड़ाए जा रही थी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम शिवानी है। हम लोग दिल्ली से लगे नोएडा में रहते हैं। मेरा रंग गोरा, जिस्म भारी है। मेरी नई शादी हुई है और जीवन बहुत मस्ती में चल रहा है। मेरे परिवार में मेरे पति मोहित, जेठ रोहित, जेठानी कीर्ति और मेरे ससुर जी हैं। शादी के शुरू के दिनों में अक्सर जैसा होता है कि जब भी मौका मिलता है मस्ती का दौर हो जाता है। सिवाय सेक्स के कुछ सूझता ही नहीं था। उस दिन की बात है, मैं शावर से बाहर आकर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन मोहित ने मेरी बाँह पकड़कर अपनी ओर खींचा और मैं वापस उनके सीने से लग गई और शुरू हो गया प्यार का एक तूफ़ानी दौर। इस दौरान मोहित के मुंह से मेरे नाम की बजाय कीर्ति निकला। मैंने महसूस किया कि मोहित अपनी भाभी कीर्ति से कुछ अधिक ही घुले मिले थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मजाक करते और एक दूसरे को छूने की कोशिश करते। मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैंने उन दोनों को अकेले में एक कमरे में एक दूसरे के साथ में देखा। मैंने जब रात को मोहित से बात की तो पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन बार बार जोर देने पर उसने स्वीकार किया कि उसके और उसकी भाभी के बीच में फिजिकल रिलेशन भी है। दोनों अक्सर मौका ढूंढकर मज़ा लूट लेते। उसकी इस कबूलियत ने जैसे मेरे दिल पर रखा पत्थर हटा दिया। अब मुझे ये ग्लानि नहीं रही कि मैं छिप छिप कर अपने पति को धोखा दे रही हूँ। अब मुझे यकीन हो गया कि मोहित को किसी दिन मेरे रिश्ते के बारे में पता भी लग गया तो कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने थोड़ा बहुत दिखावे का रूठने का नाटक किया तो मोहित ने मुझे पुचकारते हुए वो मंजूरी भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी किसी से रिश्ता रखूँगी तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैंने उन लोगों की नज़रों का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू किया। मैं देखना चाहती थी कि कौन कौन मुझे चाहत भरी नज़रों से देखता है। मैंने पाया कि घर के तीनों मर्द मुझे चाहत भरी नज़रों से देखते हैं। नंदोई और ससुर जी के अलावा मेरे जेठ जी भी अक्सर मुझे निहारते रहते थे। मैंने उनकी इच्छाओं को हवा देना शुरू किया, लेकिन मैं इन रिश्तों का लिहाज करके अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती। एक चीज़ जो दिल्ली आने के बाद पता नहीं कहाँ और कैसे गायब हो गई, पता ही नहीं चला, वो थी हम दोनों की शावर के नीचे खींची हुई फ़ोटो। मैंने आगरा रवाना होने से पहले मोहित से पूछा, मगर वो भी पूरे घर में कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। मुझे मोहित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं उस तस्वीर को कहाँ रख दिया था। अगर गलती से भी किसी और के हाथ पड़ जाए तो। खैर, हम वहाँ से आगरा आ गए। वहाँ हमारा एक शानदार मकान था। मकान के सामने गार्डन और उसमें लगे तरह तरह के फूल एक दिलकश तस्वीर पेश करते थे। दो नौकर हर वक्त घर के काम काज में लगे रहते थे और एक माली भी था। तीनों गार्डन के दूसरी तरफ बने क्वार्टर्स में रहते थे। शाम होते ही काम निपटाकर उन्हें जाने को कह देती, क्योंकि मोहित के आने से पहले मैं उनके लिए बन संवर कर तैयार रहती थी। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद मोहित के कलीग मिलने के लिए आए। उसके कुछ दोस्त भी थे। मोहित ने मुझे खास कॉन्ट्रैक्टर से भी मिलवाया। वो मुझे हमेशा एकदम बन ठन के रहने के लिए कहते थे। मोहित वहाँ 2 क्लबों का मेंबर था जो सिर्फ बड़े लोगों के लिए थे। बड़े लोगों की पार्टियाँ देर रात तक चलती थी और पार्टनर्स बदल बदल कर डांस करना, शराब पीना, उल्टे सीधे मजाक करना और एक दूसरे के जिस्म को छूना आम बात थी।
शुरू शुरू में तो मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस माहौल में ढल गई। कुछ तो मैं पहले से ही चंचल थी और पहले गैर मर्द मेरे नंदोई ने मेरे शर्म के पर्दे को तार तार कर दिया था। अब मुझे किसी से भी ज़्यादा झिझक महसूस नहीं होती थी। मोहित भी तो यही चाहता था। वो कहते थे कि जो औरत जितनी फ्रैंक और ओपन माइंडेड होती है, उसका हस्बैंड उतना ही तरक्की करता है। इन सब का हस्बैंड के रेप्यूटेशन पर और बिजनेस पर भी फ़र्क पड़ता है। हर हफ्ते एक आध इस तरह की गैदरिंग हो ही जाती थी। मैं भी इनमें शामिल होती थी। वहाँ आने के कुछ दिनों बाद जेठ और जेठानी वहाँ हमारे पास आए। मोहित भी समय निकाल कर घर में ही घुसा रहता था। बहुत मज़ा आ रहा था। खूब हंसी मजाक चलता। देर रात तक नाच गाने और पीने पिलाने का प्रोग्राम चलता रहता था। रोहित और कीर्ति भाभी काफ़ी खुश मिजाज थे। उनके शादी को 4 साल हो गए थे, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। यह एक छोटी कमी ज़रूर थी उनकी ज़िंदगी में, मगर बाहर से देखने में क्या मजाल कि कभी कोई एक शिकन भी ढूंढ ले चेहरे पर। एक दिन दोपहर को खाने के साथ मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। मैं सोने के लिए बेडरूम में आ गई। बाकी तीनों ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। शाम तक यही सब चलना था, इसलिए मैंने अपने कमरे में आकर फटाफट अपने कपड़े उतारे और नशे में एक हल्का गाउन डालकर बिस्तर पर गिर पड़ी। मुझे अपने सैंडल उतारने तक का होश नहीं था। पता नहीं नशे में चूर मैं कब तक सोती रही। अचानक कमरे में रोशनी होने से नींद खुली। मैंने अलसाते हुए आंखें खोल कर देखा तो बिस्तर पर मेरे पास जेठ जी बैठे मेरे खुले बालों पर हाथ फिरा रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठने लगी तो उन्होंने उठने नहीं दिया। लेटी रहो, उन्होंने माथे पर अपनी हथेली रखते हुए कहा। अब कैसा लग रहा है शिवानी? अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं उठने लगी तो जेठ जी ने झट अपनी बाहों का सहारा दिया। मैं उनकी बाहों का सहारा लेकर उठकर बैठी, लेकिन सिर जोर का चकराया और मैंने सिर को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे अपनी बाहों में संभाल कर मुझे बिस्तर के सिरहाने से टिकाकर बिठाया। मैंने अपने सैंडल खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो बोले, पड़े रहने दो शिवानी, अच्छे लगते हैं तुम्हारे पैर इन स्ट्रैपी हाई हील सैंडलों में। मैं मुस्कुराकर फिर से पीछे टिक कर बैठ गई। मुझे एक चीज़ पर खटका हुआ कि मेरी जिठानी कीर्ति और मेरे पति मोहित दिख नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि दोनों शायद हमेशा की तरह किसी चुहलबाजी में लगे होंगे, या वो भी मेरी तरह नशे में चूर होकर कहीं सो रहे होंगे। जेठ जी ने मुझे बिठाकर सिरहाने के पास से ट्रे उठाकर मुझे एक कप कॉफ़ी दी। ये आपने बनाई है? मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने कभी जेठ जी को किचन में घुसते नहीं देखा था। हाँ, क्यों, अच्छी नहीं बनी है? जेठ जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है, मैंने जल्दी से एक घूंट भर कर कहा। लेकिन भाभी और वो कहाँ हैं? वो दोनों कोई फिल्म देखने गए हैं, 6 से 9। कीर्ति जिद कर रही थी तो मोहित उसे ले गया है। लेकिन आप नहीं गए? मैंने हैरानी से पूछा। तुम नशे में चूर थी, अगर मैं भी चला जाता तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? उन्होंने वापस मुस्कुराते हुए कहा। फिर बात बदलने के लिए मुझसे आगे बोले, मैं वैसे भी तुमसे कुछ बात कहने के लिए तन्हाई खोज रहा था। क्यों, ऐसी क्या बात है? तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, आप बोलिए तो सही, मैंने कहा। मैंने तुमसे पूछे बिना दिल्ली में तुम्हारे कमरे से एक चीज़ उठा ली थी। उन्होंने हिचकते हुए कहा। क्या? ये तुम दोनों की फ़ोटो, कहकर उन्होंने हम दोनों की हनीमून पर खींची फ़ोटो सामने की, जिसमें मैं मोहित के सीने से अपनी पीठ लगाए खड़ी थी।
इसी फ़ोटो को मैं अपने ससुराल में चारों तरफ खोज रही थी, लेकिन मिली ही नहीं थी। मिलती भी तो कैसे, वो तो जेठ जी अपने सीने से लगाए घूम रहे थे। मेरे होंठ सूखने लगे। मैं फटी फटी आँखों से एकटक उनकी आँखों में झांकती रही। मुझे उनकी गहरी आँखों में अपने लिए मोहब्बत का बेपनाह सागर उफनते हुए दिखाई दिया। आपने यह फ़ोटो रख ली थी? हाँ, इस फ़ोटो में तुम बहुत प्यारी लग रही थी, किसी जल परी की तरह। मैं इसे हमेशा साथ रखता हूँ। क्यों? क्यों? मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। मैंने उनके शब्दों का विरोध किया। मुझे तुम अच्छी लगती हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दो वो स्नैप मुझे दे दो। किसी ने उसको आपके पास देख लिया तो बातें बनेंगी। मैंने कहा, नहीं, वो अब मेरी अमानत है। मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं उनका हाथ थामकर बिस्तर से उतरी। जैसे ही उनका सहारा छोड़कर बाथरूम तक जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ी तो अचानक सर बड़ी ज़ोर से घूमा और मैं हाई हील सैंडलों में लड़खड़ा कर गिरने लगी। इससे पहले कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ती, जेठ जी लपक कर आए और मुझे अपनी बाहों में थाम लिया। उन्होंने मुझे बाथरूम के भीतर ले जाकर उतारा। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ तो मुझे बुला लेना, ज़रा संभल कर उठना बैठना। जेठ जी मुझे हिदायतें देते हुए बाथरूम के बाहर निकल गए और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। मैं जैसे ही बाहर निकली तो वो बाहर दरवाजे पर खड़े मिल गए। वो मुझे दरवाजे पर देखकर लपकते हुए आगे बढ़े और मुझे अपनी बाहों में उठाकर वापस बिस्तर पर ले आए। अपने इस हुस्न को ज़रा संभाल कर रखिए, वरना कोई मर ही जाएगा, आहें भर भर कर, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। फिर साइड टेबल से एक एस्प्रिन निकाल कर मुझे दी। मेरे कप में कुछ कॉफ़ी भर कर मुझे दी और बोले, लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर ठीक हो जाएगा। मैंने कॉफ़ी के साथ दवाई ले ली, लेकिन एक बात अब भी मुझे खटक रही है। वो दोनों आपको साथ क्यों नहीं ले गए? आप कुछ छिपा रहे हैं, बताइए ना। कुछ नहीं शिवानी, मैं तुम्हारे कारण रुक गया, कसम तुम्हारी। लेकिन मेरे बहुत जिद करने पर वो धीरे धीरे खुलने लगे। वो भी असल में कुछ तन्हाई चाहते थे। मतलब? मैंने पूछा। नहीं, तुम बुरा मान जाओगी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं होगा। आप कहो तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मोहित और कीर्ति भाभी के बीच? मैंने जानबूझकर अपने वाक्य को अधूरा ही रहने दिया। वो भौचक्के से कुछ देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे। मुझे सब पता है, मुझे पहले ही शक हो गया था। मोहित को जोर देकर पूछा तो उसने कबूल कर लिया। तुमने कुछ कहा नहीं? तुम नई बीवी हो उसकी, तुमने उसका विरोध नहीं किया? जेठ जी ने पूछा। विरोध तो आप भी कर सकते थे, आपको सब पता था, लेकिन आपने कभी दोनों को कुछ कहा नहीं। आप तो मर्द हैं और उनसे बड़े भी। मैंने उल्टा उनसे ही सवाल किया, चाह कर भी कभी नहीं किया। मैं दोनों को बेहद चाहता हूँ और क्या? और कीर्ति मुझे कमज़ोर समझती है। कहते हुए उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। मैं उस प्यारे इंसान की परेशानी पर अपने को रोक नहीं पाई और मैंने उनके चेहरे को अपनी हथेली में भर कर उठाया। मैंने देखा कि उनकी आँखों के कोनों पर 2 आंसू चमक रहे हैं। मैं यह देखकर तड़प उठी। आपने कभी किसी डॉक्टर से जांच क्यों नहीं करवाई? दिखाया था, कई बार चेक करवाया। फिर डॉक्टर ने कहा। 2 पल को वो रुके। ऐसा लगा मानो सोच रहे हो कि मुझे बताएं या नहीं। फिर धीरे से बोले, मुझ में कोई कमी नहीं है क्या? मैं ज़ोर से बोली। फिर भी आप सारा कसूर अपने ऊपर लेकर चुप बैठे हैं। आपने भाभी जी को बताया क्यों नहीं? यह तो बुज़दिली है। अब तुम इसे मेरी बुज़दिली समझो चाहे जो भी, लेकिन मैं उसकी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता।
भले ही वो सारी ज़िंदगी मुझे एक नामर्द समझती रहे। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं आपको वो दूंगी जो कीर्ति भाभी जी ने नहीं दिया। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी गहरी आंखों में उत्सुकता थी, मेरी बात का आशय सुनने की। मैंने आगे कहा, मैं आपको अपनी कोख से एक बच्चा दूंगी। क्या? कैसे? वो हड़बड़ा उठे। अब इतने बुद्धू तो आप हो नहीं कि समझाना पड़े कैसे। मैं उनके सीने से लग गई। अगर वो दोनों आपकी चिंता किए बिना फिजिकल हो सकते हैं तो आपको किसने ऐसा करने से रोका है? मैंने अपनी आंखें बंद करके फुसफुसाते हुए कहा, जो उनके अलावा किसी और को सुनाई नहीं दे सकता था। इतना सुनना था कि उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। अब हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। मैं उन्हें वो सब खुशियाँ देना चाह रही थी जो कीर्ति भाभी ने नहीं दिया था। मैं उनके चेहरे पर उभरने वाली खुशी को अपनी आँखों से देखना चाहती थी। मैं भरपूर उनका सहयोग कर रही थी। मुझे सहयोग करते देख वो खुशी से भर उठे। कितनी खूबसूरत हो। जेठ जी मेरे हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, आगे भी कुछ करोगे या ऐसे ही चिपके रहने की मर्जी है? मैंने उनको प्यार भरी एक झिड़की दी। मैं काफ़ी उत्तेजित हो गई थी। उनका उत्तेजित चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा था। दिल को सुकून मिल रहा था कि मैं उन्हें कुछ तो आराम दे पाने में कामयाब रही थी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था। चंद मिनटों का साथ हमें परम सुख की अनुभूति दे गया। हम दोनों ही पूर्णतः संतुष्ट थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।